वॉरफेयर वो पूरे तैयार हैं। और जैसे आप ही ने बताया अभी, दो बड़ी-बड़ी ताकतें चीन और रशिया दोनों उनको सपोर्ट कर रही हैं। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया था, उनमें ये सवाल उठाया गया कि क्या चीन और रशिया आपको सपोर्ट कर रही हैं? तो उन्होंने साफ बोला, हाँ, सपोर्ट कर रही हैं, मिलिटरीली भी सपोर्ट कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज ट्रंप, देखिए ट्रंप ने लड़ाई शुरू करी थी ये सोच के कि मैं रिजीम चेंज करूंगा, लोगों को मार दूंगा और काम खत्म हो जाएगा। अब जैसी खबरें आ रही हैं, उनको सलाह भी दी गई थी, जो उनके अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, जो जनरल केन है, और उनका आ रहा है उनके हवाले से, और भी जो जनरल्स हैं उनके हवाले से, कि देखिए आपको इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने ये लड़ाई को कुछ समझा है, कुछ नहीं समझा है, पर वहां जाना खतरा है। पर देखिए सवाल क्या हो रहा है कि ट्रंप अब एक स्टेज में ब्लेम कर रहे थे कि स्टीव विटकॉफ है, इनके सन इन लॉ हैं जो कुशनर है, फिर रूबियो है, और जो पीट हेक्सेट है, कि इन्होंने मुझे बताया। अब पीट हेक्सेट को देखिए लड़ाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ये बिल्कुल तय हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है, अब सारी जिम्मेदारी जो है ये इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अमेरिका की ईरान के साथ, और ईरान के पीछे खड़े चीन और रशिया के साथ। और इसको जीतना भी मुश्किल है और इससे बाहर निकलना भी मुश्किल है। ये जंग कब खत्म होगी ये ईरान तय करेगा, अमेरिका तय नहीं करेगा। तो जैसा आपने कहा कि अब पूरी कोशिश ट्रंप साहब की ये है कि किसी तरह से होर्मुज को खोला जाए। क्या उनके पास इसके कोई रास्ते हैं? जिस तरह से ईरान ने तैयारी कर रखी है, वो आह्वान कर रहे हैं कि दुनिया भर के देश वहां पर अपने युद्धपोत लेकर पहुंच जाएं उस ब्लॉकेज को खुलवाने के लिए। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? देखिए उनके पास आज कोई ऑप्शन नहीं है। अभी बात हो रही है कि हमारे पास हम ग्राउंड ट्रूप्स को वहां लगाएंगे, और उसमें बात हो रही है, जैसे आप जानते हैं, अभी कल ही उन्होंने जो खर्क आइलैंड है, जो वो एक आइलैंड है जो थोड़ा दूर पड़ता है, करीबन 30-35 किलोमीटर है ईरान की टेरिटरी से, पर ईरान का आइलैंड है। तो वहाँ उनका मेजर आउटलेट है ऑयल का, जहाँ से कोई 90% उनका जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट होता है। तो वहाँ इन लोगों ने जो है अपने रॉकेट फेंके हैं और कहा है हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय कर दी हैं। तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अभी एक बात हो रही है कि ये पैसिफिक कमांड से, इंडो पैसिफिक कमांड से कुछ मरीन्स हैं उनको भेज रहे हैं, एम्फीबियस शिप को भेज रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताना चाहता हूं, इनके पास आज कोई ग्राउंड ऑपरेशन का करने का सफल कोई भी रास्ता नहीं है। और ये जो बात हो रही है कि हम खड़क आइलैंड को सिक्योर कर लेंगे, मैं समझता हूं वो सिक्योर भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर वो कुछ भी सिक्योर करेंगे, जैसे मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा ईरान ने क्या किया है। ईरान ने अपने कई सालों की मेहनत से और सोच से उन्होंने पूरे ईरान में बहुत सारे टनल बना लिए हैं। वो टनल जो है वो ऊपर खुलते हैं जमीन पर, और जमीन पे उन्होंने वहां पर ऊपर जो है उसके वो सैंड होती है, जो धूल होती है, उससे छुपा दिया है। तो उस टनल के अंदर से इनकी जो क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये वहां से आती हैं बाहर, और उसके बाद तो वो बाहर है ही नहीं। कहने का मतलब ये है सारा काम इन्होंने अंडरग्राउंड करा हुआ है। अच्छा, अगर वो एक टनल से बाहर आती हैं तो उसके बाद क्या है कि अमेरिकन जो है वो उस पर नजर रख सकते हैं कि साहब दूसरी बार आएंगी, फिर वो उससे नहीं आती, क्योंकि उनके पास बहुत सारे टनल्स हैं। अभी एक टनल इस्तेमाल किया, उसके बाद नहीं इस्तेमाल किया। और उनकी जो पूरी जो रणनीति है वो ये है कि जो एरिया के कमांडर्स हैं उनको पूरी छूट है, उनके पास टारगेट लिस्ट है। कहने का मतलब ये है कि ये बात स्ट्रेट ऑफ हर्मोस की भी नहीं है, क्यों ये बात है पूरे पर्शियन गल्फ की। पर्शियन गल्फ जो है वो बहुत लंबा है। अगर आप खर्क आइलैंड भी देखें ये स्टेट ऑफ हर्मोस से, तो वो करीबन 500 किलोमीटर दूर है। उन्होंने ये पूरा का पूरा जो एरिया है पर्शियन गल्फ का, गल्फ ऑफ ओमान, वहां पे उन्होंने सारे जो है अपने टनल अंडरग्राउंड बना रखे हैं उसके साथ साथ। तो कहने का मतलब ये है ग्राउंड ऑप्शन नहीं है। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, कि ईरान के पास करीबन 1 मिलियन मतलब 10 लाख रेगुलर आर्मी है, और उसके पास करीबन 9% ज्यादा मतलब करीबन 80 लाख या इतना मिलिशिया है।
अगर 10 लाख ये है तो उतना मिलिशिया है, और उन सब लोगों को ईरान के चप्पे चप्पा जो जमीन है उससे वाकफियत है, वो उनकी जमीन है। तो ये ग्राउंड ऑपरेशन और खर्ग आइलैंड ले लेंगे, ये सब जो है इससे ट्रंप और फंसते चले जाएंगे इसमें। तो अब उन्होंने जो कंडीशन लगाई है ईरान की, उनको ट्रंप मान भी नहीं सकते। उसको मानने का मतलब हो गया कि जो है हम जो है इतनी बड़ी पावर जो है वो उसने हार मान ली। तो ये सारी बात जो यहाँ फंसी पड़ी है, तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती रहेगी, जो अमेरिका है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया देख रही है रोज कि किस तरीके से वो ये जंग जीत नहीं पा रहे हैं। तो इसका बहुत सारा रीजनल इम्प्लीकेशन है, ग्लोबल इम्प्लीकेशन है, और इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन है। तो इसमें बहुत चीजें आ गई हैं। क्या ये जो बार बार वो कह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला होर्मुज पे बन जाए जो बाकी देशों के साथ मिलकर, क्या ये संभव है? कितने दो देश ऐसे होंगे जो इसके लिए तैयार होंगे? चीन तो कतई तैयार नहीं होगा, जो मेरा आकलन है। लेकिन क्या नाटो के मुल्क और क्या गल्फ के मुल्क इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जो इन्होंने चीन का नाम लिया है, वो इसलिए नहीं लिया है कि चीन आके उनकी मदद करे उसको खोलने में। इसलिए लिया है पब्लिकली कि चीन हमारी मदद करे इनके साथ कोई समझौता करने में। ये है सारी बात, और कुछ नहीं है। और जो बाकी और मुल्क हैं इनके, नेटो के, ईयू के, वो सब टूटते जा रहे हैं। अभी इटली ने बोल दिया है, उनकी प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने, कि हम इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, हमारी जंग नहीं है। स्पेन ने मना कर दिया है, बेल्जियम ने मना कर दिया है। फिर वो मर्क्स जो है, जो चांसलर हैं जर्मनी के, वो हाँ उसमें पड़ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अमेरिका की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है ये इलीगल है, क्योंकि इसका यूनाइटेड नेशन से कोई सैंक्शन नहीं है, इसका अपनी यूएस कांग्रेस से कोई सैंक्शन नहीं है। तो ये एक इलीगल लड़ाई है। जो इन्होंने सोचा था ये बहुत जल्दी निपटा लेंगे, पर जब होता क्या है कि जब एक बड़ी ताकत होती है और उसको लगता है मेरे पे इतनी ताकत है, मैं जैसे ही जंगी मैदान में जाऊंगा दूसरी वाली साइड एकदम हथियार डाल देगी। तो दूसरी वाली साइड ने तैयारी करी थी, जो दूसरी वाली साइड के लिए वॉर ऑफ सर्वाइवल थी, अब उन्होंने कह दिया है हमारे लिए वॉर ऑफ पीस है। वो कहते हैं हम सीज फायर नहीं मानेंगे, हमें परमानेंट पीस चाहिए। और परमानेंट पीस के लिए उन्होंने शर्तें रख दी हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि जो अमेरिका की यहाँ बेसिस है, जो गल्फ के जो कंट्रीज हैं, पर्शियन गल्फ के, उनके वहां से बेसिस हटाइए, हम उसको नहीं तो अटैक करेंगे। तो उन्होंने शर्तें लगा दी हैं। नहीं तो वो बोलते हैं कि हम तय करेंगे यहाँ से कौन निकलेगा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से। अमेरिका है, अमेरिका के एलाइज हैं, इजराइल है, उनको तो हम जाने नहीं देंगे। और जिसको हम जाने देंगे वो हमें वो युआन में पैसे दे, जो पूरी ट्रेडिंग करे। तो कहने का मतलब ये है कि आज अमेरिका देख रहा है कि अमेरिका की ताकत की भी एक हद होती है। हर ताकत की हद होती है, और हर देश को ये बात समझनी चाहिए। आपसे बात करके लग रहा है मुझे कि ट्रंप के पास कोई कार्ड ही नहीं है। अब जो कुछ है अब ईरान को तय करना है, ईरान की लीडरशिप को तय करना है। क्या जी, उनके पास, इतने इतनी असहाय स्थिति में पहुंच गया ट्रंप? क्योंकि देखिए ये लड़ाई शुरू से, इसका कोई, ये क्या लड़ाई किस लिए हो रही है वो भी तय नहीं था। कितनी बार तो उन्होंने बताया कि ये लड़ाई मैं रजीम की चेंज के लिए कर रहा हूँ, फिर उसको बदल के बोल दिया ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए है, फिर ये उनकी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है। तो ये इसमें कुछ तय ही नहीं है। आपके पास, अगर आपके पास तय नहीं है शुरू से आप क्या लड़ रहे हो, क्या हासिल करना चाहते हो, तो अपने आप ने पूरी रणनीति बनाई ही नहीं है। तो ये मिनट टू मिनट, हादसे टू हादसा जो हो रहा है उस पे रिएक्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई रणनीति नहीं है। और ताकत, देखिए ताकत का भी जो मतलब है वो बदल चुका है। आज सबसे बड़ी कमजोरी जो अमेरिका की मैं समझता हूं, और जो ताकत ईरान की है, वो है सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बेदू 3, जो चाइना प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत नया है। जीपीएस बहुत पुराना है, उसमें इतनी काबिलियत नहीं है जितनी चाइना के सैटेलाइट में है। उसने लड़ाई को एक नया रुख दे दिया है। वो ऐसे दे दिया है कि आज ईरान जो है, अगर एक बिल्डिंग पे टारगेट करता है तो वो बिल्डिंग पे ही लगता है।
वो एक्यूरेसी है, और सारी जो इंफॉर्मेशन है बैटल्स की, क्या चीज कहाँ मूव कर रही है, क्या हो रहा है, सब पता है ईरान को। और ईरान पूरा अंडरग्राउंड बैठा हुआ है। तो ये ऊपर से देखिए, नुकसान ईरान का बहुत ज्यादा हुआ है, पर जब एक ऐसा मुल्क होता है जिसकी सर्वाइवल की बात होती है, तो वो बहुत सारी पेन जो है, दर्द लेता है। वो आज ईरान ले रहा है। ये मैंने शुरू से कहा था, ईरान जो है वो हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जो मुल्क है वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, और उनमें लड़ने की क्षमता है। वो हम देख चुके हैं, बार बार वो 8 साल लड़े थे उसके साथ, इराक के साथ। तो उनमें लड़ने की क्षमता है। वो एक अलग लड़ाई थी, आज लड़ाई अलग है, पर ये लड़ेंगे। प्रवीण जी, ये बताएं कि जो ईरान अटैक कर रहा है, जो अमेरिकन सैनिक अड्डे हैं पूरे उस रीजन में, और जिस तरह से बहरीन, कुवैत, दुबई, कतर, इन सब में उसने हमले किए और लगातार कर रहा है, इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है? इससे मतलब एक तो सैनिक साजो सामान को कितना नुकसान पहुंच रहा है, और दूसरा अमेरिकी डोमिनेंस को कितना बड़ा चैलेंज मिल रहा है उस रीजन में? देखिए, जहाँ तक अमेरिकन डोमिनेंस का सवाल है, वो दुनिया देख रही है, वो खत्म हो गई है। उनकी मिलिट्री बेसिस के कारण कोई 27 बेसिस हैं अमेरिका की, जो इस समय पूरी तरह नष्ट कर दी गई हैं। उनके रडार्स नष्ट कर दिए गए हैं। उनकी जो 5th फ्लीट है, जो उनका जंगी बेड़ा होता है बहरीन में, वो जो है वहाँ का दफ्तर बंद हो चुका है। उनका पूरा जंगी बेड़ा जो है, आज मिडिल ईस्ट की बजाय वो इंडो पैसिफिक रीजन में आ गया है, जो हमारा रीजन है। वो वहां से निकल के इधर आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनकी, और जहां तक ताल्लुक है, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो नेशंस हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा आज सबसे बड़ा खतरा अमेरिकन बेसिस है, जो हमारी उस पर है, जमीन पर है। इससे हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है, इससे हमें खतरा हो रहा है। उनकी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या हो रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब अमेरिका, जैसे ईरान बार बार बता रहा है कि देखिए, हमने जो है यूएई के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने कोई अटैक नहीं किया, हम सिर्फ अमरीकी के बेसिस हैं, उनके इंटरेस्ट हैं और उनके जो एसेट्स हैं, हम सिर्फ उस पर अटैक कर रहे हैं। पर अब ये पता चल रहा है कि वो अमेरिकन जो हैं अटैक कर रहे हैं सिविलियन एरिया से, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। तो इससे क्या है कि ये वो चाहते हैं कि ईरान को जो है डिस्क्रेडिट करा जाए दुनिया के सामने, ईरान की बेइज्जती हो। तो ईरान भी अपनी जो है पेश अपनी अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा है, जितना वो दे सकता है। तो छोटी सी बात ये है, जैसे आप बता रहे हैं, 16वां दिन है अभी जहां तक। अच्छा, फिर देखिए, जहां उनकी अमेरिका की मिसाइल्स हैं, अलग अलग तरीके के इंटरसेप्टर्स हैं, उसकी साफ रिपोर्ट आ रही है, उसमें कमी हो रही है। और जो ड्रोन्स हैं अ, ईरान के पास, वो बहुत ज्यादा हैं। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो मानने को मैं तैयार हूं, करीबन 70,000 ड्रोन हैं। मैं ये उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है अंडरग्राउंड, और कोई 5-6 हजार ड्रोन अलग अलग टाइप के बना रहे हैं। तो आज खतरा जो है सबसे ज्यादा अमेरिका को, एक तो उनके अलग अलग ये जो शाहिद ड्रोन्स है, इससे खतरा है, और दूसरा जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उससे खतरा है। और दोनों उनके पास काफी है। इसलिए जहां तक आप देखिएगा, ईरान जो है वो ना अभी झुका है, वो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा था। वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, लड़ाई में उसको धकेला गया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो बातचीत चल रही थी जिनीवा में, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है, वो अच्छी तरीके से चल रही थी। और जो उनका मीडिएटर था ओमान का, उसने भी कहा है अच्छी तरीके से चल रही थी। तो जिस लड़ाई में उनको धकेला गया है, अमेरिका ने ये नहीं समझा कि वो उस लड़ाई को अपनी पक्ष में लाने के काबिल है, और वही देखा जा रहा है। आपने अभी शाहिद ड्रोन की बात की। ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पास उसकी काट है और वो भेज रहा है इधर मिडिल ईस्ट में अपने सारे शाहिद को नष्ट करने वाले हथियार। क्या उससे ईरान को कोई फर्क पड़ेगा, या उसके पास और भी दूसरे विकल्प हैं, या शायद वो उस पैमाने पर नष्ट नहीं कर पाएगा? देखिए, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की है कि वो अपनी लड़ाई संभाल ले। वो आज उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं,
क्योंकि अब सारा अमेरिका का जो असला है, पैसे हैं, वो सब इधर आ गया है, क्योंकि ये अमेरिका की अपनी लड़ाई है। तो वो वर्गला रहा है, वो फुसला रहा है कि किसी तरीके से मुझे पैसे मिल जाएँ कि मैं ये लड़ाई अपनी जारी रखूँ। तो आज सबसे बड़ी बात जो यूक्रेन के लिए है, जो ज़ेलेंस्की के लिए है, वो ये है कि मैं कितने दिन अपनी लड़ाई जारी रख सकता हूँ। सबसे बड़ा उनके सामने ये है। तो ये कहना, देखिए, उनके पास ड्रोन बनाने की काबिलियत है, क्योंकि उन्होंने भी जो लड़ाई चल रही है इतने साल रशिया के साथ, दोनों साइड्स ने ड्रोन में काफ़ी काम किया है। पर ये कहना कि वो अपनी लड़ाई छोड़ के यहाँ ड्रोन दे देगा, इतने ड्रोन्स हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और इससे ईरान की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, बनाने की जो ताकत है, उसपे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये बताइए कि अभी नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल फायर की, क्या ये एक दूसरे तरह से अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्योंकि अमेरिका साउथ कोरिया से अपने कई इक्विपमेंट शिफ्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट में, तो वहां एक असुरक्षा पैदा करना, ये अमेरिका पर अब मतलब दबाव का क्षेत्र फैलता जा रहा है। अभी आप मिडिल ईस्ट में, फिर आप उस कोरिया पेनिनसुला पे पहुंच गए। देखिए, दबाव के अलावा नॉर्थ कोरिया ने साफ कहा है कि हम तैयार हैं ईरान की मदद करने के लिए, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो और चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो। क्योंकि एक बात ये भी हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया था अपनी मीडिया को कि मैं जब चाहूं आधे घंटे में लड़ाई को बंद कर सकता हूं। तो वो तो तभी हो सकती है अगर आप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करें। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका एक मुल्क है पूरी दुनिया में जो मैं भी समझता हूं न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया है। और जब एक बड़ी ताकत में होती है, पावर दिमाग में घुस जाती है और उसको कोई विकल्प नहीं मिलते, तो वो किसी हद तक जा सकता है। तो इसके लिए तो पूरी दुनिया को कोई तरीका निकालना होगा कि और कुछ नहीं, कम से कम यूनाइटेड नेशंस में ये कहें कि ये जो युद्ध हो रहा है इसमें कोई साइड न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगी। तो जहां तक नॉर्थ कोरिया के आपने बात करी, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा उन्होंने जो इशारा दिया है वो ये है कि कोई भी साइड न्यूक्लियर वेपन अगर इस्तेमाल करेगी तो हम ईरान के